हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, डाटा हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा हैंडलिंग, जैसा नाम में लिखा है कि आपको क्या करना है, डाटा को हैंडल करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडल कैसे होगा, क्या मतलब हुआ इसका? डाटा हैंडल करना मींस आपके पास कोई लिस्ट दी हुई है, उसको आपने डायग्राम में बना दिया, यानी एक चार्ट बना दिया उसका, जो कि एक पाई चार्ट हो सकता है, एक बार ग्राफ हो सकता है, डबल बार ग्राफ हो सकता है, होलोग्राम हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर आपने एक फॉर्म से डाटा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पिक्चराइज कर दिया, जिससे वो इजी आपको दिखे, उस चीज को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। चलिए आगे चलते हैं। पहले सीखते हैं व्हाट इज डाटा। देखिए, डाटा की डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छे से समझिए। एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन collected in the form of numbers, words, measurements, symbols or in any other form is called data। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने कलेक्ट की है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, वर्ड्स की फॉर्म में, या कोई मेजरमेंट हो सकते हैं, या सिंबल हो सकते हैं, या कोई भी अदर फॉर्म हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा। यानी कि शॉर्ट में बोले व्हाट इज डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को आप ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली फॉर इट्स क्लियर पिक्चर एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डाटा। अब डाटा को आपको समझना है इजी वे में, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकली उसको अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी क्लास के सभी बच्चों के हाफ ईयरली के मार्क्स की मैंने एक लिस्ट बनाई कि रोल नंबर 1 ये नाम है, इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 ये नाम है, इतने मार्क्स है। अब उस लिस्ट में से मुझे देखना है कि क्लास का टॉपर कौन है, तो मुझे एक एक करके सबके मार्क्स देखने पड़ेंगे, तब मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि हाँ कौन सा मार्क्स, किसके हाईएस्ट मार्क्स है, कौन क्लास का टॉपर है। उसके लिए मुझे सारे नंबर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन वही डाटा अगर मैं ग्राफ में डाल देता हूं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, 2 के इतने मार्क्स है, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, 5 के इतने हैं, 6 के इतने हैं, 7 के इतने हैं। तो अब मुझे ऐसा देखना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो मैं देखूंगा ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी कैंडल किसकी बन रही है। जिसकी कैंडल सबसे बड़ी होगी वही हमारा हाईएस्ट मार्क्स है। मुझे दिख जाएगा हाँ इस लाइन से सब नीचे नीचे हैं, यानी ये स्टूडेंट, यहाँ इसका नाम लिखा होगा, मैं नाम देख के बता दूंगा हाँ इस क्लास का टॉपर ये बंदा है। तो ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है, जो डाटा है, वो बहुत इजी हमें समझ में आता है कि हाँ, अदरवाइज पूरी लिस्ट को कई बार देखना पड़ेगा कि टॉपर कौन है। यहां हमें डायरेक्ट दिख जाएगा हाँ ये बंदा टॉपर है। ये चलते हैं आगे। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहली हेडिंग आती है हमारी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का क्या मीनिंग है, देखिए, when we represent the data through pictures or symbols then it is called pictograph। यानी अगर आप पिक्चर्स या सिंबल्स के फॉर्म में या इनका यूज करते हुए कोई डाटा को आप शो करते हो, उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक डायग्राम बना हुआ है, 1 ट्री रिप्रेजेंट्स 10 ट्रीज, यानी एक ट्री का मतलब हम यहाँ मान रहे हैं 10 ट्रीज हैं। तो एप्पल के कितने ट्रीज हैं, 10, 20, 30, यानी यहाँ पे कितने ट्रीज हो गए एप्पल के, 30। वैसे हमें ये 3 दिख रहे हैं, पर हर एक का मतलब कितना है, 10 ट्रीज है। तो इस सिंबल का मतलब 10, 20, 30 ट्रीज किसके हैं हमारे पास, एप्पल के हैं। पीच की बात करें तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 40 ट्रीज हो गए। गुआवा की बात करें तो 50 ट्रीज हो गए, और पियर की बात करें तो 20 ट्रीज हो गए। तो ये जो सिंबल के थ्रू हमने दिखाया डाटा को, इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्लियर हो गया ये? चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ में सेकंड हेडिंग लिखिए बार ग्राफ्स। पिक्टोग्राफ हमें समझ में आ गया, सेकंड हेडिंग हमारी है बार ग्राफ्स। ऐसे बार आपने देखे होंगे, चॉकलेट बार आप बोलते हो, तो ये जैसे किटकैट को आप ऐसे तोड़ते हैं तो ये किटकैट पड़ी है बहुत सारी, ऐसे समझ लीजिए, इनको हम बार ग्राफ्स कहते हैं। अब बार ग्राफ में क्या होगा, द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स ऑफ द सेम विड्थ with equal gaps but the height of the bars represent the respective values। इसकी खासियत ये होती है
कि हर बार जो है उसकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है। अगर ये एक ब्लॉक का विड्थ है तो एक ब्लॉक का विड्थ ही अगला होगा, एक ब्लॉक का विड्थ ही अगला होगा, और इन दोनों के बीच में गैप अगर 2 ब्लॉक का है तो वो दो ब्लॉक का गैप ही चलेगा। यानी इनकी विड्थ और इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा फिक्स रहता है। इनकी लंबाई जो है या हाइट बोल दो, इनकी जो हाइट है वो अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक, जैसे ये कैट के बारे में डाटा है तो कैट कितनी थी, 5 थी, डॉग कितने थे, 7 थे, तो इनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। इनकी मोटाई यानी विड्थ और इनके बीच में जो गैप आ रहा है, ये वाला गैप, ये गैप, ये वाला हो गया, ये फिक्स चलेगा और इनकी मोटाई भी फिक्स चलेगी, विड्थ भी फिक्स। हाइट इनकी वेरी करेगी अलग अलग डाटा के हिसाब से, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हाइट आपकी अलग अलग होती जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये एक तरीके से हमारे पास ग्राफ है जो पेट सर्वे की, भाई इस कॉलोनी में कौन कौन से कितने कितने पेट हैं, ये हमने कोई कॉलोनी में सर्वे किया। मान लीजिए हमने देखा उस कॉलोनी में कैट कितनी थी, 5 कैट्स हमें मिली जो लोगों ने पाल रखी थी। डॉग्स कितने पाल रखे थे, तो 7 डॉग्स थे। फिर बर्ड्स की बात करें तो 3 थे, फिश की बात करें तो 4 थे, रैबिट की बात करें तो 9 थे, और हैमस्टर की बात करें तो 1 थे। अब ये बार ग्राफ आपके सामने है, आपसे पूछ ले बताइए उस कॉलोनी में सबसे फेवरेट पेट कौन सा है, यानी जो सबसे ज्यादा लोगों ने पाला होगा वही फेवरेट होगा उस कॉलोनी का। तो सबसे फेवरेट पेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसको पाला है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। कौन से ग्राफ की हाइट सबसे ज्यादा दिख रही है बाहर की, हमने देखा रैबिट की हाइट सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा जो फेवरेट एनिमल है वहां पे वो हमारा कौन सा हो गया, रैबिट हो गया। आपसे पूछते सबसे कम फेवरेट कौन सा है, तो जिसकी हाइट सबसे कम है, सबसे कम किसकी हाइट है, हैमस्टर की हाइट सबसे कम है। इस तरीके से ग्राफ को देखते ही आपको पता चल जाता है, स्टडी बहुत इजी होता है ग्राफ। यही अगर ऐसे लिस्ट बनी हुई होती है आपके सामने तो आपको मजा ही नहीं आता। इधर लिखा होता कैट, इधर लिखा होता डॉग, इधर लिखा होता बर्ड, और इधर लिखा होता 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ऐसे इसको देखने में मजा नहीं आता है लिस्ट को। ऐसे जब डाटा हमारे सामने आता है तो हमें अच्छा लगता है, इसको जल्दी से हम समझ जाते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है। क्लियर? तो बार ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझा जा सके, इजी समझ में आए, इसलिए इसको ग्राफ बनाए जाते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप हमारे सामने है डबल बार ग्राफ। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था बार ग्राफ, अब आ गया है डबल बार ग्राफ। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमारी बार बन रही थी वो सिंगल सिंगल बार आ रही थी, अब कितनी कितनी बार चलेंगी, डबल डबल बार चलेंगी। कैसे, एग्जांपल देखिए, पहले देखिए यहाँ 2 बार एक साथ है, फिर गैप है, फिर 2 एक साथ, फिर गैप 2 एक साथ, फिर गैप 2 एक साथ, फिर गैप 2 एक साथ। एक का कलर अलग है, दूसरे का कलर अलग है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, ये सेम कलर वाले का मतलब कुछ और है, डिफरेंट कलर वाले का मतलब कुछ और है। वो मतलब क्या है वो हम समझेंगे अभी, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। टू कंपेयर सम डाटा वी कैन यूज द डबल बार ग्राफ एज इट शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली। यानी कि ये एक साथ इंफॉर्मेशन बता देता है, एक ही आदमी की 2 इंफॉर्मेशन हो तो उसको साइमल्टेनियस दिखाएगा, जिससे हमें ग्रोथ का पता चलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट 1 हुआ, यूनिट टेस्ट 2 हुआ, 2 यूनिट टेस्ट हुए आपके। हमें देखना है कि पिछले यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स कितने थे और इस यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या सेम हो रहे हैं, ऐसा हमें डाटा चाहिए। तो हमने क्या किया, यूनिट टेस्ट 1 को लिख दिया ब्लू कलर में, यूनिट टेस्ट 2 हमारा हो गया रेड कलर में या ब्राउन, जो भी आप बोलो, ब्राउन कलर मान लीजिए। तो हम चेक करते हैं, देखिए ये पहला स्टूडेंट है पॉल, इसके यूनिट टेस्ट 1 में 50 मार्क्स थे, यूनिट टेस्ट 2 में इसके 65 हो गए। इसी तरीके से सीना के पहले 45 थे, अब 50 हो गए। विंस्टा के पहले 60 थे, अब 70 हो गए। यानी इसको देख के हमें पता चल रहा है कि पॉल ने पिछले से इस बार मार्क्स उसके बड़े हैं, इसके भी मार्क्स बड़े हैं, इसके भी मार्क्स बड़े हैं, इसके भी मार्क्स बड़े हैं और इसके भी मार्क्स बड़े। यानी सब स्टूडेंट्स के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले सेकंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ से हमें, डबल बार ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है। क्लियर? तो जब एक ही बंदे की 2 डिटेल दी हुई हो, दोनों को कंपैरिजन करना हो, तब हम डबल, खुद का खुद से कंपैरिजन करना हो तो डबल, और सबका एक साथ कंपैरिजन करना हो तो सिंगल। इस तरीके से हम समझते हैं इसको। चलें आगे। चलिए अब आता है ट्राई दिस, इनको हम ट्राई करेंगे। ठीक है,
चलिए पहला क्या है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हमें इसको ग्राफ पे बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ये मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। अब ये किसी दुकान का डाटा है कि किस महीने में उस दुकान से कितनी वॉचेस सोल्ड हुई। देखिए जुलाई में इन्होंने 1000 वॉच सेल की, अगस्त में 1500, सितंबर में 15, फिर 2000, 2500, 1500, ऐसा डाटा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ग्राफ जब बनेगा तो उसमें दो चीजें होती है। इधर तो हम लिखेंगे, यहां तो हमने लिख दिया मंथ, सबसे पहले जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ये तो आ गया मंथ्स। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। ठीक है, अब हमें दिख रहा है 500 के हिसाब से चले, 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500, यानी एक ब्लॉक को हम 500 ले लेते हैं। देखिए ये ले लिया 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, ऐसा मैंने बना दिया। ये काम आपको किस पे करना है, ये काम आपको करना है आपके ग्राफ, यानी ग्राफ पेपर, जो लास्ट में एक पेपर आता है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइनिंग, ग्राफ पेपर पे ही ये काम करना आपको। चलिए पहला देखते हैं, जुलाई के अंदर 1000 दिखाना है, तो ये जुलाई है, यहां मैंने लिख दिया पहले साइड में, ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है, ये 2000 है, ये 2500, ऐसा। तो सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है जुलाई। जुलाई में हमें डाटा देखना है 1000 का, तो 1000 यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक जुलाई का ग्राफ बना। फिर अगस्त का कितना है 1500, तो अगस्त में हम क्या करेंगे 1500 का ग्राफ बना। फिर सितंबर में भी 1500 है, फिर अक्टूबर में 2000 है, फिर नवंबर में 2500, फिर अगले में 1500। इस तरीके से हमने क्या किया, ये ग्राफ बना दिया जिसके अंदर यहाँ मंथ्स दिख रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड है, और ये इंडिविजुअल इनके बार बन गए, तो ये बार ग्राफ बन गया। इस तरीके से आप ये पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए इन क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ चिल्ड्रन है, यहाँ स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी की बात कर रहा है। स्कूल ए में कितने बच्चे ऐसे हैं जो वॉकिंग पसंद करते हैं, 40 है, साइकिलिंग वाले 45 है। स्कूल बी में वॉकिंग वाले 55, साइकिलिंग वाले 25। यानी यहाँ हमें दिख रहा है दो दो डाटा दिया, हर स्कूल का दो डाटा है, यानी कि यहाँ सिंगल बार ग्राफ से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखिए, सेकंड क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, ऐसा एक बना लेते हैं। देखिए ये लीजिए, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। देखिए ये ए का डाटा, ये बी का डाटा, ये सी का डाटा, यहाँ हमने लिख दिया ए, बी एंड सी। यहाँ हम देख रहे हैं 25 और 55 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। यहां हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। यहां हम लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहां हमने लिख दिया स्कूल। ठीक है, अब देखिए समझिए इस चीज को अच्छे से। अब ये कह रहे हैं स्कूल ए में 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको वॉकिंग पसंद है, तो मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊंगा 40 पे।
देखिए ये जो रेड कलर से ग्राफ बना है ये हमें दिखाएगा वॉकिंग के बारे में। तो मैंने यहां ऐसा बना दिया कि रेड कलर का जो ग्राफ है ये आपको दिखाएगा वॉकिंग के बारे में, ठीक है। और यही मैंने बना दिया एक दूसरा कि ग्रीन कलर का जो ग्राफ होगा वो आपको दिखाएगा साइकिलिंग के बारे में। तो बताइए साइकिलिंग कितने हैं? 45। ऐसे हमने वॉकिंग का बना दिया और ऐसे हमने ये लीजिए। इससे हमें पता चल रहा है कि वॉकिंग वालों का ग्राफ ये है और साइकिलिंग वालों का ग्राफ ये है। ऐसे क्लियर हो रहा है? चलिए अगले स्कूल बी के लिए देखते हैं। वॉकिंग के लिए है 55, तो वॉकिंग के लिए 55 कर लीजिए। 55 कहां चला जाएगा? इससे भी ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा इस तरीके से। ये स्कूल बी के हो गए हमारे वॉकिंग वाले। साइकिलिंग वाले देखें, साइकिलिंग वाले हमारे पास कितने? 25। तो 25 कहां आ रहा हमारा? आप चाहो तो ऐसा प्रॉपर बना सकते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया वॉकिंग साइकिलिंग, वॉकिंग साइकिलिंग ए बी, ए और बी का। इसी तरीके से सी का वॉकिंग बताइए 15 है। सी के वॉकिंग में चलिए 15 बना देते हैं हम। ये लीजिए सी का वॉकिंग। ऐसे ही सी का साइकिलिंग देखना है तो कितना है? 35। 35 कहाँ आएगा? यहां आ जाएगा। ये सारा काम आपको स्केल और पेंसिल से करना है। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं तो थोड़े से ग्राफ जो हमारे बाहर हैं वो ऐसे बैम्बू ट्री की तरह लग रहे हैं, पर आपको ये कैसे बनाने हैं? प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है हमारा स्कूल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन एबीसी स्कूल का, वॉकिंग और साइकिलिंग का, ये कहां से बना हमारा? इस वाले से, सेकंड वाले का। क्लियर हो गया सेकंड वाला आपको? जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन ये वाला है। देखिए यहां क्या करेंगे आप? यहां लिखेंगे जैसे ये टीम्स के नाम हो गए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। देखिए यहां आपके टीम्स के नाम आ जाएंगे। क्या क्या नाम है? साउथ अफ्रीका, ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट आपका आ गया श्रीलंका, नेक्स्ट आपका आ गया न्यूजीलैंड। इस तरीके से आप टीमों के नाम लिख दीजिए। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टीम के आगे दो डाटा दिए हुए हैं आपको, तो आपको क्या करना होगा? दो चार्ट बनाने होंगे। एक बनेगा इस चीज का, तो मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे 75% है तो ऐसे बना दिया इसका, और दूसरा जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्रीन कलर से बनाएंगे इसका, वो आपका ऐसा बन जाएगा। तो हर टीम के दो दो ग्राफ बनाने हैं, एक ये परसेंटेज, एक ये परसेंटेज, फिर एक ये परसेंटेज, एक ये जैसा ये डबल ग्राफ बनाया है सेम वैसा ही डबल ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज विंस, इस साइड में क्या चलेगा? परसेंटेज विंस। यहाँ कितना परसेंट आप विन हुए हैं, यहाँ आपकी कौन सी टीम है, फिर साइड में आप जैसे मैंने ये दिखाया वॉकिंग और साइकिलिंग, वैसे दो कलर से, रेड कलर से आप अलग दिखाएंगे, ग्रीन कलर से अलग। रेड वाले में आप ये दिखा देंगे, ग्रीन वाले में आप ये दिखा देंगे। देन दो दो चार्ट बन जाएंगे सबके, ऐसे दो दो चार्ट बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये सिंगल ग्राफ का क्वेश्चन था, ये डबल ग्राफ का, ये भी डबल ग्राफ। ध्यान रखना एक नाम के आगे दो डाटा आ गए इट मींस डबल ग्राफ, एक नाम के आगे एक ही डाटा इट मींस सिंगल ग्राफ। ये आपको पहचानना है कि सिंगल ग्राफ बनेगा या डबल ग्राफ बनेगा। क्लियर? सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। चलते हैं आगे।
चलिए अब आता है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। देखिए ये एक और टाइप का हमारा ग्राफ होता है, इसको हम सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं या फिर पाई चार्ट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। देखिए इसको समझते हैं ये क्या चीज है। सर्कल आपने पढ़ा होगा, सर्कल का मतलब ऐसा होता है, ये सर्कल होता है। और पाई का मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि सर्कल को ऐसे आप बाइसेक्ट कर देते हैं बहुत सारे हिस्सों के अंदर। ये जो इस तरीके का ग्राफ दिखता है इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। क्लियर, उसको सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट भी कह सकते हैं। पढ़ते हैं, इफ यू रिप्रेजेंट डाटा इन ए सर्कल फॉर्म देन इट इज सेड टू बी ए पाई चार्ट। यानी अगर आप डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सर्कल फॉर्म में करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, पाई चार्ट। यानी सर्कुलर फॉर्म में अगर आपने डाटा को शो किया है देन इट इज कॉल्ड पाई चार्ट। नेक्स्ट, दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सिर्फ यही बताता है कि ये ग्राफ क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द होल, सबके साथ रिलेशनशिप और खुद के पार्ट के साथ भी रिलेशनशिप, दोनों ये एक साथ दिखाता है। क्या मीनिंग हुआ इसका, देखिए इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखो मैंने लिखा स्टूडेंट, ये किसी स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं, उसका मैंने लिखा वो स्टडी करता है, कितने घंटे स्टडी करता है, वो स्टडी करता है 8 आवर्स, 8 डे। एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है। इसका क्या मतलब, आपको पता है पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। देखिए अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, अच्छे से समझना इस चीज को। चलिए क्या मतलब है, देखिए मैंने लिखा है स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ाई करता है और ये जो चार्ट है ना, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है स्टडी। ठीक है, अब इससे दो कंपैरिजन एक साथ हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये पढ़ने का टाइम है, ये मैं लिख देता हूं उसका गेम्स का टाइम है। ठीक है, ऐसे अलग अलग हमने टाइम बांट दिए सबके, ये गेम्स खेलने का टाइम है उसका, ये वाला टाइम उसका सोने का है, स्लीप लिख देते हैं, और ये टाइम मान लेते हैं उसका वॉकिंग का है, और ये टाइम उसका तैयार व्यार होने का, रेडी वेडी होने के लिए टाइम जो चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें ये दिख रहा है, दो तरीके से समझिए कि ये वाली जो चीज है बाकियों से कंपैरिजन कीजिए इस चीज का कि इसमें इतना टाइम लगा, इसमें इतना टाइम, इसमें इतना टाइम। जिसका एरिया ज्यादा होगा मतलब वहां ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मुझे दिख रहा है स्टडी में सबसे ज्यादा एरिया मतलब सबसे ज्यादा टाइम वो किसको लगा रहा है, पढ़ाई को दे रहा है। तो इन सबको देखते हुए ये पता चल रहा है कि हाँ इन सबके मुकाबले ज्यादा टाइम उसने किसको दिया है, पढ़ाई को दिया है। तो ग्राफ भी ऐसे ही समझाता है कि बाकियों से आपका कंपैरिजन कर देता है। यहां भी कंपैरिजन हो गया बाकी से, सबसे ज्यादा एरिया इसके पास है, इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम इसने किसको दिया, स्टडी को दिया। एक कंपैरिजन तो ये हो गया। ये सेम काम हम ग्राफ से भी कर सकते थे। देखिए मैं ग्राफ बना देता हूं इसका, यहां 8 घंटे हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ये एक चीज का ग्राफ है, ये दूसरे चीज का है, तीसरे चीज का है, चौथे चीज का, पांचवे चीज का, ऐसे ग्राफ है। ये मेरा स्टडी वाला ग्राफ है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा टाइम इसने किसको दिया, पढ़ाई को दिया, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राफ हाइट वाला इसका है। ये तो इसमें भी पता चल रहा है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा टाइम मिला है। लेकिन इसमें अपने को ये पता नहीं चल रहा कि पूरे दिन में से स्टडी को कितना टाइम दिया है। समझ में आ रही है बात? इसमें हमें यह पता चल रहा है कि आपस में सबसे ज्यादा टाइम इसको दिया है इसने,
लेकिन पूरे दिन का कितना हिस्सा, यानी सभी ग्राफ का टोटल करो, उसमें से ये कितना पार्ट है ये हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन यहां आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये पूरा सर्कल का मतलब होता है कितना डिग्री होता है सर्कल, एक सर्कल का पूरा एंगल होता है कितना, 360 डिग्री। क्लियर। और अगर मैं यहां पे लिख दूं 120 डिग्री, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, और मैं यहां पे लिख दूं 120 डिग्री, यानी 360 डिग्री का 120 डिग्री क्या हुआ, 360 का 120 मतलब हो गया 120 ऑफ 360, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/3। इसका मतलब ये हो गया पूरे दिन के टाइम में से 1/3 अकेला स्टडी को जा रहा है, यानी सब में से इसका हिस्सा कितना है वो कंपैरिजन ये दे सकता है, वो कंपैरिजन ये नहीं दे पा रहा, इसको नहीं पता। इसके लिए सबको पहले टोटल करो, देन इससे डिवाइड करो, तब जाके वो रेशियो आएगा। और यहां हमें ये डायरेक्ट दिखता है कि हाँ 1/3 हिस्सा इसका है। तो आपस में सबसे कंपैरिजन भी हो रहा है और सबके टोटल से इसका कंपैरिजन, यहां दो कंपैरिजन एक साथ हो रहे हैं, यहां सिर्फ एक ही कंपैरिजन एक बार में हो रहा है कि हाँ इनके इंडिविजुअल कंपैरिजन में इसको सबसे ज्यादा मिला है। यहां ये भी दिख रहा है कि इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा है और टोटल का कितना है वो भी पता चल रहा है, यहां दोनों काम एक साथ पता चला। यही चीज यहां लिखी है। दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल, पूरे में रिलेशनशिप और खुद के पार्ट की टोटल का खुद कितना है वो भी पता चला, दोनों चीजें एक साथ पता चल। क्लियर है। आगे चलते हैं। वी हैव टू डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेस्पेक्टिव एक्टिविटी। ऐसे ये सेक्टर्स बना दिए हमने और हर एक सेक्टर एक अपनी अलग कोई भी एक्टिविटी का मतलब समझा रहा है कि इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब कुछ है, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग सेक्टर का हम यूज करेंगे। आगे चलते हैं। वी यूज इट व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन परसेंटेज और फ्रैक्शन, यानी हमें परसेंटेज वाइज पता होगा या फ्रैक्शन वाइज पता होगा तभी हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ध्यान रखना पाई चार्ट कब बनाना है, जब या तो आपके पास परसेंटेज में डाटा हो या फिर आपके पास फ्रैक्शन में डाटा हो। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3, 2/4, 3/5, ये सारे इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए अगली स्लाइड क्या कहती है। The time spent by a child during a day is 8 hours in sleep, 4 hours homework। देखिए जैसा भी समझाया था वैसा ही है कि सोने में ये बंदा 8 घंटे लगा रहा है, होमवर्क करने में 4 घंटे लगा रहा है, अदर काम करने में 3 घंटे, खेलने के लिए भी 3 घंटे, और स्कूल है 6 घंटे का, यानी 6 घंटे बच्चा स्कूल जा रहा है और 4 घंटे होमवर्क कर रहा है, 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है। इतना काम करते हो आप घर पे, 4 घंटे होमवर्क? मुझे तो नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे स्कूल, 4 घंटे का होमवर्क और 3 घंटे आपको खेलना भी चाहिए। यहाँ खेलने से मतलब मोबाइल पे गेम खेलने वाला नहीं है, प्लेग्राउंड में जाके खेलने से यहाँ। ठीक है, तो आप गेम्स जब भी करें तो कोशिश कीजिए आप गार्डन में या प्लेग्राउंड में जाके खेलें। घर पे टीवी पे गेम खेलने वाले को हम इस प्ले वाले घंटे में नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन, ये एक और पाई चार्ट है, ये बताता है कि किसी टाउन में कि एज ग्रुप्स क्या क्या हैं लोगों के, किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल 15 से 60 साल वाले देखे 50,000 लोग हैं। 0 से 14 यानी बच्चे कितने हैं, 30,000 हैं। और 60 से अबव यानी सीनियर सिटीजन कितने हैं, 20,000। ऐसे 3 हमने टुकड़े कर दिए। इस तरीके से डाटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल in the above graph the proportion of the sector for us spent in sleeping, इसको देख के बताइए सोने में जो हमने टाइम लगाया है वो फ्रैक्शन में कितना होगा। तो देखिए सोने में आपने 8 घंटे लगाए हैं। ठीक है, 8 घंटे आप सो गए। अब दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, यानी आप कितना टाइम सोते रहे,
1/3, पूरे दिन का जो 1/3 हिस्सा है वो आपने सोने में निकाला है, यानी 1/3 हिस्सा आप सोए हो, यानी हर दिन का 1/3 हिस्सा आप सो के निकाल रहे हो। सोचो अगर आपकी एज 90 इयर्स है, इसका मतलब 20 साल तो आप सो ही रहे थे। ऐसा ही है इसका, अगर रोज 8 घंटे सो रहे हो हर दिन, इसका मतलब 90 इयर्स की जिंदगी में 30 इयर्स, सॉरी 90 की एज में 30 इयर्स, यानी 1/3 तो आपने सोने में निकाल दी। दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो हिस्सा है ये 1/3 पार्ट हो गया, पूरे सर्कल का 1/3 पार्ट हो गया, ऐसे समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चलते हैं आगे। सिमिलरली द proportion ऑफ द सेक्टर फॉर us spent इन स्कूल, स्कूल में कितना टाइम लगाया बताइए? स्कूल में आपने लगाए कितने घंटे? 6 घंटे लगा रहे हो, तो 6 घंटे आप स्कूल गए, टोटल दिन में होते हैं 24 आवर्स, 6/24 का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी पूरे दिन का 1/4 हिस्सा आप अपने स्कूल में निकालते हो। So this sector is drawn as 1/4 of the circle. Similarly, the size of other sectors can be found. बाकी sectors की भी हम फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे सामने। ये कुछ 3 पाई चार्ट हमें दिए हुए हैं। Find the fraction of circle representing each of these information. इनके हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं। देखिए अगर मैं कहूं इसके अंदर गर्ल्स का रेशियो कितना है बताइए, तो गर्ल्स कितनी है? 50% है, 50% है। 50% का मतलब कितना होता है? 50/100, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ गर्ल्स हैं और हाफ ही इसमें बॉयज हैं। ऐसी अगर मैं इधर बात करूं कि ट्रांसपोर्ट टू स्कूल की, बच्चे स्कूल कौन सा ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? वॉकिंग करके आ रहे हैं 40%, बस और कार से आ रहे हैं 40%, साइकिल से आ रहे हैं 20%। चलिए अगर मैं पूछूं साइकिल वालों का फ्रैक्शन क्या है, इस सेक्टर का क्या रेशियो है ओवरऑल में, तो साइकिलिंग या साइकिल का देख लेते हैं। देखिए 20% है, 20% को कैसे लिखते हैं? 20/100, इसको काट पीट के क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 1/5 बच्चे जो हैं वो साइकिल लेके आते हैं। इस तरीके से आप वॉकिंग का निकालिए और बस और कार का निकालिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लव और हेट मैथमेटिक्स, इसमें कह रहा है कि 15% बच्चे हेट करते हैं। 100 में से 15 माइनस कीजिए, पीछे कितना बचा? 85%, यानी कि 85% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लव करते हैं। मुझे तो लग रहा है ये उल्टा होना चाहिए, ज्यादा लोग हेट करते हैं मैथमेटिक्स को, उनको समझ ही नहीं आता कि मैथ्स में चल क्या रहा है। उनको इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, ज्योग्राफी यानी कि सोशल साइंस भी समझ में आती है, लेकिन मैथमेटिक्स से डर लगता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा लिखा है ये मैथ्स की बुक है तो मैथ्स को ही लव करेंगे 85%। ठीक है, तो हम बात करते हैं लव करने वाले, मैथमेटिक्स को लव करने वाले बच्चे का फ्रैक्शन बताइए, तो कितना परसेंट आ गया? 85%। इसको कैसे लिख सकते हैं? 85/100, 5 से उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17/20, ये फ्रैक्शन आ गया। इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए इस पाई चार्ट को देख के हमें ये कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने देखते हैं। पहले पाई चार्ट को अच्छे से देखो। ये कह रहा है व्यूवर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। एक टीवी पे जो अलग अलग चैनल्स आते हैं, कितने % व्यूवर्स कौन से चैनल देखते हैं वो है। तो देखा हमने सबसे ज्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं वो कौन सा चैनल है? एंटरटेनमेंट वाले चैनल 50% लोग देख रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स वाला चैनल 25% लोग देख रहे हैं, न्यूज वाला चैनल 15% देख रहे हैं और इंफॉर्मेटिव चैनल 10% लोग देख रहे हैं। ये तो हो गया हमारे पास डाटा, पाई चार्ट हमने समझ दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन से टाइप के चैनल देखे जा रहे हैं बताइए। तो इस ग्राफ को देखिए, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका दिख रहा है आपको? मैं इसको अलग अलग कलर का कर देता हूं। देखिए मैंने इसको कर दिया इस कलर का, इसको कर दिया इस कलर का, इसको कर दिया इस कलर का, और इसको कर देते हैं ग्रीन कलर का। चलिए
तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका दिख रहा है इनमें आप देखोगे तो ये जो कलर है सबसे ज्यादा हिस्सा इसका दिख रहा है। तो ये कौन से टाइप के चैनल है, एंटरटेनमेंट वाले। तो पाई चार्ट को देखते ही हमें पता चल रहा है सबसे बड़ा हिस्सा इसका है और 50% लिखा भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, किस टाइप के प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट। इस टाइप के जो चैनल्स है वो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, which two types of programs have number of viewers equal to those watching sports channel। यानी स्पोर्ट्स वाले चैनल जितना लोग देख रहे हैं उसके इक्वल कौन से ऐसे दो चैनल है जिनको ऐड कर लें तो स्पोर्ट्स वालों के बराबर हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स वाले का मैंने परसेंटेज देखा कितना है, स्पोर्ट्स वाले का 25% है। तो आपको ऐसे दो चैनल पकड़िए जिनका टोटल करें तो 25% हो जाए। देखिए एंटरटेनमेंट तो 25 से वैसे ही ज्यादा है, तो इतना किसके बराबर हो सकता है, तो हमने देखा हाँ ये दोनों ऐसे हैं जिनको ऐड करें तो 25 हो सकता है। तो हमने देखा न्यूज वाला चैनल देखने वाले कितने लोग हैं, 15%। हमने देखा इंफॉर्मेटिव वाले कितने हैं, 10%। दोनों को ऐड किया तो 25%। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स वाले चैनल के बराबर ही लोग कौन से देख रहे हैं, न्यूज और इंफॉर्मेटिव दोनों को मिला लें तो स्पोर्ट्स के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किन दो प्रोग्राम्स को हम ऐड करें जिनके व्यूवर्स इक्वल टू दोज ऑफ वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स वाले में 25% है, इतने ही लोग और कौन से दो चैनल देख रहे हैं, तो इन दोनों के चैनल्स को मिला लें तो भी कितना हो जाता है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज प्लस इंफॉर्मेटिव। इसका आंसर क्या लिखेंगे, न्यूज प्लस इंफॉर्मेटिव। ये 15 है, ये 10 है, ये हो गया 25%। ऐसे ये हमारा आंसर इजी है एकदम, बिल्कुल टफ नहीं है, देख के बड़ा आराम से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको पहले अच्छे से देखो, यहाँ क्लोथ्स है, सेविंग्स है, अदर्स है, ट्रांसपोर्ट है, हाउस रेंट है, एजुकेशन है, फूड है, सबके परसेंटेज दिख रही है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। ये हमने टोटल जो खर्चा हो रहा है ना हमारा एक्सपेंडिचर वो बताया कि ट्रांसपोर्ट पे 5% खर्चा हो रहा है, हाउस रेंट देने पे 10% है, बच्चों की एजुकेशन पे 15% है, खाने पे हम 25% लगा रहे हैं, क्लोथ्स पे हम 10% लगा रहे हैं। ये ऐसे अलग अलग हमारे खर्चे हैं। तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है आपका, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है या जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उस पर सबसे ज्यादा खर्चा लग रहा है। सीधी सी बात है, इसको देखा तो मुझे लग रहा है हाँ ये वाला एरिया सबसे बड़ा लग रहा है मुझे। आप परसेंटेज वाइज देखो, सबसे ज्यादा परसेंटेज ये 5, 10, 15, 20, 15, 10, 25 ये रहा। सबसे ज्यादा 25% खर्चा हमने कहाँ किया, फूड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर पे खर्च हुआ हमारा, फूड वाली जगह पे हमने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा खर्चा वहां हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। कि कौन से आइटम पे जो आपने खर्चा किया है ना वो इक्वल है सेविंग्स के। तो पहले तो देखो सेविंग्स करी कितनी है, तो हमने देखा सेविंग्स कितना किया हमने, जल्दी से बताइए सेविंग्स कितना है, सेविंग्स कहाँ है, देखो देखो ये रहा। सेविंग्स कितना किया हमने, सेविंग्स हमने किया है 15%। तो बताइए 15% एक्सपेंडिचर कौन सा दिख रहा है, मुझे दिखा ये रहा कि बच्चों के एजुकेशन पे भी हम कितना खर्च कर रहे हैं 15%। यानी सेविंग्स के इक्वल कौन सा खर्चा हो रहा है, तो वो हो गया एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का हो जाएगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। वो भी कितना है 15% ही है, इसलिए पहले का आंसर क्या था फूड, यहां लिख देता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, देखिए इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये कह रहा है मंथली सेविंग, मंथली सेविंग्स
यानी 15% जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 3000 रुपीज के इक्वल है। तो कह रहा है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। देखो सेविंग्स का मतलब है 15% और 15% किसके बराबर दिया हुआ है, 3000 के बराबर। अगर 15% का मतलब 3000 है तो 1% का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब हो गया 3000 अपॉन 15 यानी 200 रुपीज। तो 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1% का मतलब 200 है तो 100% का मतलब 200 कर दो, ये हो गया 20,000। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, क्लोथ्स पे हम कर रहे हैं 10%। तो बताइए एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे कितना खर्चा किया हमने, 10%। तो 10% का मतलब क्या, अगर 100% का मतलब 20,000 है तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब होता है 10% ऑफ किसका, 20,000 का। काट पीट के बताइए कितना आ गया, 2,000 रुपीज। ये लीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, देखिए आपको। सबसे पहले कह रहा है सेविंग्स पे आपने 15% खर्चा किया, ये तो गिवन है कि सेविंग्स मतलब सेविंग्स में हमने 15% बचाया है। वो 15% किसके बराबर दिया है, 3000। 15% का मतलब अगर 3000 है तो 1% कैसे निकलता है, ये 15 का डिवाइड लग जाता है। 1% का मतलब हो गया 200। यहां तक समझ में आया कि 15% का मतलब 3000 रुपीज है तो 1% का मतलब ये 15 नीचे चला गया, तो डिवाइड हुआ तो कितना आ गया, 200। अब क्लोथ्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो है 10%। 1% का मतलब 200। ऐसे मान लो 1 रुपए में 200 चॉकलेट आ रही है तो 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 1 रुपए में 200 चॉकलेट है तो 10 रुपीज में कितनी चॉकलेट हो जाएगी, 10 इंटू 200। 1 रुपए में 200 है तो 10 रुपीज में 10 इंटू 200 कितना आ जाएगा, 2000। लीजिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले 15% पता है तो 1% निकालो, 1% पता है तो क्लोथ्स पे 10% है तो 10% निकाल लो, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप इस पाई चार्ट को और बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ तीनों को अच्छे से समझिए, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।